हमारे लोग बताएं कि ये वीरांगना फूलन देवी है जो शोषण के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके जो है वो दुनिया में जो है एक, तो आज तो जो है वीरांगना फूलन देवी को न्याय का प्रतीक माना जाता है, सामाजिक न्याय की प्रतीक के रूप में जो है जाना जाता है। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। हमारे साथ श्यामलाल निषाद जी हैं जो सुल्तानपुर से हैं। जी, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप के पीछे जो तस्वीर लगी है, इन तस्वीरों से लगता है कि आप फूले अम्बेडकरी विचारधारा से हैं और इधर फूलन देवी के जो है वंशज माने जाते हैं। जी 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 बिल्कुल, आपने सही समझा, सही जाना। जी, जिस तरीके से फूलन देवी का इतिहास रहा है उस पे आप प्रकाश डालिए कि जो फूलन देवी ने अपने जीवन में संघर्ष किया उससे निषाद समाज, मल्लाह समाज को क्या सीख लेने की जरूरत है। देखिए, वीरांगना फूलन देवी के साथ जो हुआ, जिस तरीके से उनका शोषण हुआ और शोषण के बाद जिस तरीके से उन्होंने ताकत अर्जित किया और उस ताकत को अर्जित करने में मान सिंह यादव और बाबा मुस्तकीम जैसे लोग उनका सहयोग करते हैं, तो ये एक मैसेज जाता है कि ओबीसी एससी के लोग मिल करके, माइनॉरिटी के लोग जो हमको दूर किया जाता है, वो हमारे वीरांगना फूलन देवी का सहयोगी बने। और वीरांगना फूलन देवी ने जो तय किया, जो संघर्ष किया, उन्होंने संघर्ष करके ये बात दिखाया कि हम लोग कमजोर ना समझा जाए हमको, हम भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो और लोग कर सकते हैं और उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो वीरांगना फूलन देवी को पढ़ने से हमको एक, या उनके समझने से या उनके विचारों से हमको एक सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थितियों में संघर्ष करके हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो फूलन देवी का इतिहास है या दुनिया में जो है लोग फूलन देवी को जानते हैं, तो जो हमारे आपके इस समाज से लोग फूलन देवी को डाकू फूलन देवी के नाम से पुकारते हैं, वीरांगना कह करके नहीं पुकारते, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, वो नासमझी है, लोगों की नासमझी है, नासमझ लोग जो होते हैं उनको हम, अब आप थोड़ा सा और पीछे जब जाएंगे तो हमारे ही महापुरुषों के खिलाफ हमारे ही लोगों को जो है इस तरह से घृणा पैदा की गई कि लोग हमारे अपने ही महापुरुष को जो है वो करते हैं, जो है मतलब खिलाफ जो है बोलते हैं। वो एक सोची समझी प्लान के तहत कि कहीं ये जो है बैकवर्ड समाज में या पिछड़े समाज में पैदा हुई ये महिला जो है कहीं इनको जो है श्रेय न मिल जाए, कहीं इनको योगदान न मिल जाए। श्यामलाल निषाद जी, एक आप अध्यापक हैं, अध्यापक का एक दायित्व भी बनता है कि जितने भी चाहे जिस समाज के महापुरुष रहे हो तो उनका इतिहास बताना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो फूलन देवी का इतिहास हो, चाहे जो है हमारे आपके समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप वीर एकलव्य का ही इतिहास उठा करके देख लीजिए, तो इनके साथ जो शोषण हुआ, आज हमारे समाज के लोग उस शोषण का आखिर बहिष्कार क्यों नहीं करते कि जिन्होंने हमारे समाज के लोगों का शोषण किया है उनका बहिष्कार क्यों न किया जाए। देखिए, ऐसा है ना कि समाज में इस समय, मतलब आप अगर देखेंगे तो समाज में तमाम तरह की भ्रांतियां डाल दी गई हैं, समाज में तमाम तरह की बातें डाल दी गई हैं और उन बातों की वजह से हमारे लोग जो है अभी सही चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं, सही चीज को जान ही नहीं पा रहे हैं। एकलव्य को वैसे प्रदर्शित किया जाता है कि जैसे जानबूझ करके एकलव्य ने अंगूठा कटवा लिया था, मतलब गुरु प्रेम में जो है करवा लिया था। कोई भी व्यक्ति अपना अंगूठा क्यों इस तरह से करेगा। और वीरांगना फूलन देवी के बारे में भी हमारे लोगों को जो चीजें सही ढंग से बताई नहीं जा रही, और जब लोग जानेंगे तो निश्चित रूप से कि जो लोग शोषण किए हैं, जो लोग हमारे लोगों का जो है मतलब वो किए हैं, उनका जो है बहिष्कार कर देंगे आने वाले समय में, ऐसा निश्चित है, संभव है। तो ये फूलन देवी का जो इतिहास है, तो इसको, इस इतिहास को निषाद समाज को, मल्लाह समाज को कितना पढ़ने की जरूरत है। नहीं, फूलन देवी जी को हम तो कह रहे हैं ना, बार बार हम तो जहां जाते हैं, देखिए हमारे घर में जो है वीरांगना फूलन देवी की फोटो लगी हुई है, हम तो जहां जाते हैं, जहां कार्यक्रम करते हैं, वहां हर जगह बात अपील करते हैं। बहुत तमाम जगह आप 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फूले जयंती पे हम लगभग हजारों जो है वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा बंटवाते हैं। इसीलिए लोग अपने घरों में लगाएं, बच्चे पूछें कि मम्मी ये कौन है, तो हमारे लोग बताएं कि ये वीरांगना फूलन देवी है जो शोषण के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके जो है वो दुनिया में जो है एक,
तो आज तो जो है वीरांगना फूलन देवी को न्याय का प्रतीक माना जाता है, सामाजिक न्याय की प्रतीक के रूप में जो है जाना जाता है। अभी जो 3 पॉइंट रोस्टर को लेकर के दिल्ली में जो है छात्राएं आंदोलन कर रही थी, तो हमने उसमें देखा कि वीरांगना फूलन देवी की फोटो लोग लगाई थी, मतलब जो लगाते हैं, जो स्लोगन जो लगाते हैं, तो उसमें जी वीरांगना जी फूलन देवी की फोटो लगी थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, कम से कम हर कोई जो है सामाजिक न्याय का प्रतीक इनको मान रहा है, और जो शोषित पीड़ित है वो इस बात को समझ रहे हैं और उस बात का जो है जरूरत समझ रहे हैं, और आगे इस पे जो है और ज्यादा विस्तार से जो है इसका प्रचार प्रसार करेंगे। जी। तो एक सवाल और आपसे कि जिस तरीके से चाहे चर्च हो, गुरुद्वारे हो, या फिर मंदिर हो, या मस्जिद हो, या फिर बौद्धिस्ट का टेम्पल हो, तो इसी तरीके से क्या फूलन देवी के लिए गांव-गांव जहां निषाद समाज, मल्लाह समाज के लोग हैं, क्या वहां उनकी मूर्तियों को स्थापित करके उनके विषय में दिशा निर्देश नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल, बिल्कुल, वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा लगाने से एक मैसेज जाएगा, बड़ा मैसेज जाएगा। हालाँकि हम उसकी माँग कर रहे हैं। सुल्तानपुर के अंदर जो है 2 प्लेस ऐसे हैं जहाँ हम लोग माँग किए हैं। हालाँकि चूँकि शासन प्रशासन में हमारा वो अभी वर्चस्व नहीं है, तो इसलिए जो है हमारी बात को अनसुनी की जा रही है। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में हम वीरांगना फूलन देवी के सपनों को साकार करेंगे, और वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा को जो है वीरांगना फूलन देवी के बारे में जन-जन तक लोगों को जो है हम पहुँचाने का काम करेंगे। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सौर दिवस वीरांगना फूलन देवी को जो है हम लोग जो है सुल्तानपुर में जो 14 जी, फरवरी को सौर दिवस के रूप में मनाते हैं। और 14 पहली बार जब हमने शुरू किया था तो हमारी गिरफ्तारी भी हुई थी, मतलब अभी तक जीवन में हमारी एक बार गिरफ्तारी हुई है, और वो भी वीरांगना फूलन देवी संघर्ष सौर दिवस मनाने की जिद पे। क्योंकि उस समय जो है यशो ने कहा कि आप ये कार्यक्रम नहीं कर सकते। हमने कहा कि हम कार्यक्रम करेंगे, चूंकि हम छुट्टी लेके आए हैं कार्यक्रम करने के लिए, या तो हम कार्यक्रम करेंगे या तो आप हमको जो है जेल में डाल दीजिए। तो उन्होंने हमको कहा कि आपको जेल में डाल देंगे, तो हम कहा ठीक है ले चलिए। हालांकि तो ला करके आपको गिरफ्तारी हुई थी हमारी, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे शुरू हो गया, और अगली बार हमारा प्लान है कि और ज्यादा व्यापक पैमाने पे, अब की बार आपके जौनपुर में भी शुरू हुआ है। तो इस तरीके से वीरांगना फूलन देवी के बारे में चर्चा, वीरांगना फूलन देवी की फोटो चित्र, इस पे जो है काम शुरू हो गया है, और बड़ी तेजी से इस पे जो है आगे जो है हम लोग इसको ले जाएंगे। जी। तो आपसे एक सवाल और कि आपको पुलिस तो उठा कर के ले गई, तो इससे आपके अंदर कहीं भय तो नहीं आया कि जो लोग मुझे नहीं, देख रहे हैं, आपके अंदर नहीं आया होगा, लेकिन जो आपको देख रहे हैं उनको, उनके अंदर तो भय नहीं आ गया कि अगर हम इस तरीके से काम करेंगे, मान लीजिए मास्टर साहब तो सक्षम है, वो तो छूट करके बाहर आ गए, हम कैसे छूट करके बाहर आएंगे? ये डर नहीं, होता है देखिए लोगों ऐसा के है अंदर। कि देखिए पत्रकार भैया, जब भी आप कोई नया काम शुरू करेंगे, परंपरा से हट के काम शुरू करेंगे, तो आपका विरोध होगा, आपको गाली मिलेगी, आपको जलालत मिलेगी, आपको पुलिस भी गिरफ्तार करेगी, तमाम चीजें। अब आप देखिए ना, हम नेल्सन मंडेला को आप देखिए कितना दिन जेल में रहे। तो इस तरह से जेल से घबरा करके, पुलिस से घबरा करके अगर हम कोई काम करते नहीं करते हैं, तो कहाँ फिर हम जो है सही बात को कहाँ ले जा पाएंगे। देखिए हमारा उद्देश्य है वीरांगना फूलन देवी के सपनों को साकार करना। अब आप कह सकते हैं वीरांगना फूलन देवी का सपना क्या है? तो वीरांगना फूलन देवी जिस शोषणकारी व्यवस्था में जो उनके साथ शोषण हुआ, और वो व्यवस्था आज भी कायम है, शोषणकारी व्यवस्था आज भी कायम है। जो शोषित पीड़ित, जो दबे कुचले हैं, जो बैकवर्ड एससी पिछड़ी जात के जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं से पीड़ित प्रताड़ित हैं। शोषण आज भी हो रहा है, उनका शोषण के शिकार है, पीड़ा प्रताड़ना उनको मिल रही है। तो हमको इस समाज को शोषण मुक्त बनाना है, और शोषण मुक्त बनाने के लिए हमको अम्बेडकरवाद के रास्ते पर ही हम चल करके समता मूलक समाज को बना सकते हैं। क्योंकि समाज में जो व्यवस्था संविधान लागू होने के पहले थी, वो जो है असमानता की व्यवस्था थी, और असमानता की व्यवस्था में हमेशा शोषण होता है। और उसका विकल्प यही है कि बुद्धा की व्यवस्था और बाबा साहब की व्यवस्था को हम समाज में लागू करके हम समतावादी व्यवस्था लागू करेंगे, तभी समाज शोषण मुक्त होगा। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, जितना संभव उतना उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन समता मूलक समाज की स्थापना होगी कैसे सर जी? तो अम्बेडकरवादी तो क्या व्यवस्था आयाम हो जब सकते हैं कि हम, नहीं नहीं, एक मिनट आप मेरा सवाल सुन लीजिए कि समता मूलक समाज की स्थापना कहने की बात सब कहते हैं, लेकिन वो जी समता मूलक समाज की स्थापना होगी कैसे? देखिए, समता मूलक समाज की स्थापना जागरूकता से होगी। जब लोग जागरूक हो जाएंगे, तो जो व्यवस्था, ये असमानता की जो व्यवस्था चल रही है, संविधान में तो समानता की व्यवस्था हो गई, लेकिन आज भी समाज में असमानता की व्यवस्था है। इस असमानता की ये जो व्यवस्था को ये खत्म एक करने के एक लिए मिनट, ये जो
जी मास्टर, जो ये असमानता की आप बात कर रहे हैं, ये कैसी असमानता है? ये तो क्लियर करके हमारे दर्शकों को आप बताइए। अरे भाई देख नहीं रहे आप जो है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आज भी जो है इस ये व्यवस्था लागू है समाज में। आप भी आप चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, देख लीजिए आप कि कोई छोटा सा भी व्यक्ति हो तो उसको जो है लोग नमस्कार करते हैं। और हमारे लोग कितने भी बड़े कितने भी सीनियर हो, लेकिन उनको जो है इसलिए नमस्कार नहीं किया जाता, इसलिए उनको आदर नहीं दिया जाता कि वो जो है पिछड़े समाज के हैं। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कहा था कि जब तक हमारे अंदर रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, तब तक समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। ये बात तो मैं यही बात कह रहा हूं कि ये प्राचीन काल में हमारे साथ था। हम लोगों का रोटी बेटी की रिश्ता साक्य और कोलियों में, जिसका सब लोग जानते हैं, बहुत सारे इस तरह उदाहरण मिलते हैं, लेकिन साक्य और कोली गणराज्य में रोटी बेटी का रिश्ता था। क्योंकि जी बुद्धा की माँ जो है वो कोली गणराज्य की थी, तो वो चीजें थी। और फिर वो जो प्राचीन भारत में जो है जो व्यवस्था बुद्धा के समय में थी, वो व्यवस्था वही व्यवस्था तो समतावादी व्यवस्था है। वही व्यवस्था तो हम लोग लाना चाहते हैं, अपने पुरखों की व्यवस्था को पुनः लाना चाहते हैं। और हमारे पुरखों का देश भारत के अंदर शासन था, उस शासन को फिर हम लाना चाहते हैं, अपने लोगों का शासन कायम करना चाहते हैं, उसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे, जिस तरीके से जी निषाद समाज में बहुतायत जो है वीर योद्धा आए, क्या जी आपको लगता है कि तथागत गौतम बुद्ध भी निषाद समाज मल्लाह समाज की जाति से बिलोंग करते थे? बिल्कुल भाई, कहे नहीं तो क्लियर होते इतिहास है भाई। देखिए, रोहिणी नदी का जो विवाद होता है कोली और साक्यों में, रोहिणी जी नदी को पानी के बंटवारे के लेकर के जो विवाद हुआ और साक्य और कोलियों में जो युद्ध की स्थिति बनी, सबसे बड़ा कारण यह है, सबसे बड़ा कारण यह है सिद्धार्थ का घर छोड़ने का। लोग क्या क्या कहते हैं, तमाम चीजें अलग क्या कही जाती, लेकिन हमारी निगाह में, हमारी जानकारी में, या आप अध्ययन करेंगे तो सबसे बड़ा कारण है कि उस विवाद को रोकना। क्योंकि कोली और साक्य गणराज ये दोनों जो है एक दूसरे के वैवाहिक संबंध थे, एक दूसरे के बहुत नजदीक थे, एक दूसरे की प्रजा बहुत नजदीक थी। तो इस तरह का विवाद कोई ना हो, युद्ध ना हो, इसलिए जो है बुद्ध ने जो है अपना जो है राजपाट छोड़ दिया और छोड़ करके जो है निकल गए। क्योंकि उनके सामने शर्त रखी गई कि अगर आप साक्य, या तो साक्य की तरफ से आप जो है युद्ध में लड़िए, और या तो जो है आप घर छोड़ दीजिए। तो उन्होंने, चूंकि वो साक्य गणराज्य के थे, तो उनका कर्तव्य बनता था कि साक्य तरफ से कोलियों के खिलाफ लड़े, लेकिन कोलियों से युद्ध ना हो। इसलिए जो है बुद्ध ने जो है अपना घर छोड़ा है, अपना राजपाट, अपना राजमहल छोड़ा।